Bismillahirrahmanirrahim. Inflation in macroeconomics. We are going to discuss right now in this session. Uh, Let me see what is inflation. Up, and away. Prices have a tendency to rise over time. क्या ऐसा होता है ना रियल लाइफ में जी जी कि आपकी जो प्राइसेस हैं ज्यादा से ज्यादा और आपकी पहुंच से दूर होती जाती है। जी सर। तो जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन इज द इंक्रीज इन द ओवरऑल प्राइस लेवल। ओवरऑल प्राइस लेवल का मतलब ये है कि एवरेज प्राइस लेवल ऑफ ऑल कमोडिटीज। So note that we are dealing with the price level of all goods and services in the economy and not individual goods. Thus, it measures the simultaneous and sustained increase in prices in the economy. इकोनॉमी में कंटिन्यूसली साइमल्टेनियसली और कंटिन्यूसली जो इंक्रीज आता है उसको हम मेजर करते हैं और वो इन्फ्लेशन कहलाता है। इसी तरह डिफ्लेशन एक कॉन्सेप्ट है इज द डिक्रीज इन द ओवरऑल प्राइस लेवल, दिस इज डिफ्लेशन। एक हाइपर इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट होता है। तो हाइपर इन्फ्लेशन रेफर्स टू सिचुएशन ऑफ रैपिड एंड एक्सट्रीम राइजेस इन द प्राइस लेवल ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये कुछ था इन्फ्लेशन और उससे मिलती जुलती टर्म्स जैसे हाइपर इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन है जो उसका वाइस वर्सा या उसका उलट होता है। तो आपने इन्फ्लेशन के मीनिंग को समझा होगा। हाँ जी सर। अ, अब हम बात करते हैं कि कॉजेस क्या है, इन्फ्लेशन की कॉजेस क्या है। तो इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन कैन बी डिमांड ड्राइवन और सप्लाई ड्राइवन और बोथ। या तो वो डिमांड ड्राइवन होता है या फिर वो सप्लाई की वजह से होता है या फिर दोनों की वजह से इन्फ्लेशन होता है। तो हम पहले डिमांड ड्राइवन की बात करते हैं। ये जो डिमांड ड्राइवन होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन इसे कहते हैं। हाँ जी। और इन्फ्लेशन occurs when there is an increase in the aggregate demand for goods and services in the economy. इकोनॉमी में जितनी अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, जो एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज कर जाती है, उसे एक्सीड कर जाती है। यानी डिमांड जब बढ़ जाती है तो डिमांड इन्फ्लेशन को अपनी तरफ खींचती है, पुल करती है। इसीलिए हम इसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं या डिमांड ड्राइवन इन्फ्लेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if national income in an economy increases, national income बढ़ गई, there should be a commensurate increase in the demand for goods and services. तो इनकम, अगर नेशनल इनकम बढ़ी है तो इसका मतलब ये है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनके लिए डिमांड भी बढ़नी चाहिए, चूंकि लोगों की वो इनकम बढ़ गई है। अब इसी तरह सप्लाई ड्राइवन की अगर हम बात कर लें तो इसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी कहते हैं। सप्लाई ड्राइवन इन्फ्लेशन भी कहते हैं, कॉस्ट पुश भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि इन्फ्लेशन अकर व्हेन द कॉस्ट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइज। जब चीजों को बनाने के ऊपर आने वाली कॉस्ट या सर्विसेज जो है उनको प्रोड्यूस करने वाली कॉस्ट वो ज्यादा आना शुरू हो जाए, तो इट लीड्स टू अ डिक्रीज इन द एग्रीगेट सप्लाई। तो इसकी वजह से जो सप्लाई है मार्केट के अंदर वो कम हो जाती है। तो फिर सप्लाई कम होगी तो इसका मतलब है चीजें रेयर आना शुरू होगी है, मतलब बड़ी रेयर चीजें मार्केट में आ रही हैं, कम क्वांटिटी में आ रही हैं। तो उसे फिर जो सेलर है या प्रोड्यूसर है उसे मौका मिलता है, वो प्राइसेस को बढ़ा लेता है, इन्फ्लेट कर लेता है। उसे हम कॉस्ट पुश या सप्लाई ड्राइवन इन्फ्लेशन कहते हैं। इसमें आप ऑयल ऑयल की हाई प्राइसेस की बात कर लें, या कोई क्रॉप फेल हो जाती है, वो उगती नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं होती। जैसा कि आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से आपकी कुछ फसलों की जो आपकी जो कुछ क्रॉप्स हैं वो कम होती हैं। मसलन गंदम चावल अगर सीजनल वेरिएशंस की वजह से वो कम होते हैं, पर हेक्टर उनकी यील्ड कम होती है, तो उसकी वजह से सारी बात है शॉर्टेज क्रिएट होगी ना। तो यानी सप्लाई डिस्टर्ब होगी, सप्लाई उतनी नहीं आएगी जितनी के चाहिए। तो फिर क्या होता है, प्राइसेस हाइक हो जाती है, प्राइसेस ज्यादा हो जाती है। तो ये दो किस्म के इन्फ्लेशन को हमने देखा, एक डिमांड पुल और एक कॉस्ट पुश। ठीक है, तो दोनों का आपको क्लियर हुआ है।
हाँ जी, हाँ जी। जी ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को डिस्कस करने के बाद इन्फ्लेशन को मेजर करने की तरफ जाते हैं। अब इन्फ्लेशन जब प्राइसेस हाइक होती हैं तो हम मेजर कैसे करते हैं? हम इसको मेजर करते हैं पहले नंबर पे जीडीपी डिफ्लेटर के जरिए। जीडीपी डिफ्लेटर हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल जीडीपी। आपको अगर याद हो कि जीडीपी डिफ्लेटर जो है, जीडीपी इन्फ्लेटर। डिफ्लेटर, इसका फार्मूला जो होता है, हम उसमें नॉमिनल जीडीपी को ऊपर लेते हैं, नॉमिनल जीडीपी को ऊपर लेते हैं और डिवाइड करते हैं रियल जीडीपी से, रियल जीडीपी से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 हम करते हैं। ठीक है, तो इससे निकलता है हमारे पास जीडीपी डिफ्लेटर। तो अगर हमें जीडीपी डिफ्लेटर गिवन हो तो जीडीपी डिफ्लेटर की मदद से भी हम इन्फ्लेशन को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से भी हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप फिक्स वेट इंडेक्स बेस्ड ऑन अ बास्केट ऑफ गुड्स। बास्केट ऑफ गुड्स में वो कोई 25 के करीब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या कह लें कि बहुत ही नेसेसिटीज जो हैं वो कोई 25 ही नंबर है, उनको हम बास्केट ऑफ गुड्स कहते हैं। ठीक है, उनका एक फिक्स वेट इंडेक्स जो है ना, कोई फिक्स नॉर्मल बेस लेकर उसको कैलकुलेट किया जाता है, प्राइस चेंज को कैलकुलेट किया जाता है, टिपिकली परचेज्ड बाय द एवरेज कंज्यूमर। और ये वो बास्केट ऑफ गुड्स होती हैं जो कि आम एवरेज कंज्यूमर परचेज करता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं सीपीआई या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तीसरे नंबर पे है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी पीपीआई। जी, ये जी। इंडाइसेस ऑफ द प्राइसेस दैट प्रोड्यूसर रिसीव फॉर प्रोडक्ट्स एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। कि जब प्रोड्यूसर किसी चीज को बनाता है तो पहले वो रॉ मटेरियल लेता है, उसके बाद वो इंटरमीडिएट गुड्स को लेता है और उसकी स्टिचिंग असेंबलिंग करता है, उसके बाद वो फिनिशिंग के लिए कुछ चीजों को इस्तेमाल करता है। तो दो तीन स्टेजेस होती हैं प्रोडक्शन की। अब उन स्टेजेस के अंदर अगर प्रोड्यूसर जो हैं उनकी उनकी चीजों की या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आ रही बढ़ना शुरू हो जाए तो हम उसे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। पीपीआई से हम उसको याद करते हैं। तो इन्फ्लेशन को जीडीपी डिफ्लेटर, सीपीआई और पीपीआई, इन तीन तरीकों से मैंने कहा कि हम इसको मेजर करते हैं। तो ऐसे क्लियर है ये बात आपको? जी सर। जी ठीक है, तीन तरीके हमने देखे कि इसको इन्फ्लेशन को जिस तरह हम मेजर कर सकते हैं। Now let me proceed to further CPI first of all। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को अगर हम फर्दर और इलाबोरेट करते हैं, इसको कंप्यूट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं, तो आपने सबसे पहले एक नॉर्मल ईयर का बेस ईयर लेना है। हाँ जी। उसके बाद आपने मार्केट बास्केट को आपने सिलेक्ट करना है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट होनी चाहिए। और उसके बाद कंप्यूटेशन जो करनी है वो इस तरह करनी है कि वैल्यू ऑफ बास्केट इन करंट ईयर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ बास्केट इन बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास सीपीआई आ जाएगा। अब वैल्यू ऑफ बास्केट इन करंट ईयर अगर निकालनी है तो हम क्या करते हैं कि हम पी सी वाई को, यानी प्राइस ऑफ करंट करंट ईयर ऑफ वाई कमोडिटी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी क्वांटिटी यानी क्यू बी वाई, क्वांटिटी ऑफ वाई कमोडिटी, उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो वैल्यू ऑफ बास्केट इन बेस ईयर जो है, हम क्या करते हैं उसमें प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर करते हैं। अगर आपने वैल्यू ऑफ बास्केट इन बेस ईयर लेनी हो लेकिन वैल्यू ऑफ बास्केट इन करंट ईयर लेनी हो तो प्राइस ऑफ करंट ईयर यानी पीसीवाई मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर यानी क्यूबीवाई, हाँ ये जी। मल्टीप्लाई हम करते हैं। तो इससे हम सीपीआई को या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई कर लेंगे ना आप इससे? हाँ जी, हाँ जी। अभी तक तो समझ चलें आ रहा ठीक था। है। ये जी वैसे इससे रिलेटेड कोई कोई क्वेश्चन आप देते हैं किसी दिन?
हाँ जी, बिल्कुल क्वेश्चन इसका बनता है। मैं अभी आपको जब लेक्चर एंड करूंगा तो आपको इसका क्वेश्चन बना दूंगा। एन असाइड ऑन इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन मैटर्स बिकॉज इट डायरेक्टली अफेक्ट्स पीपल्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो इन्फ्लेशन है वो इसलिए मैटर करता है कि ये लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को अफेक्ट करता है। इट आल्सो इम्पोर्टेंट टू बिजनेस बिकॉज इट अफेक्ट्स द इंटरेस्ट रेट। तो कारोबार के लिए इन्फ्लेशन इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि ये इंटरेस्ट रेट को भी अफेक्ट करता है इन्फ्लेशन। हाँ इन जी। इकोनॉमिक टर्म्स, द इंटरेस्ट रेट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि जो आपने कहीं इन्वेस्ट करना होता है वही आप बैंक में रखवा देते हैं और वहां से इंटरेस्ट कमाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इकोनॉमिक टर्म्स में इंटरेस्ट रेट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। हाँ जी। फिशर की एक इक्वेशन के बारे में कभी आपने शायद सुना हो। हाँ जी। हाँ जी। फिशर इक्वेशन, फिशर इक्वेशन आपको ये शो करती है इन्फ्लेशन की इक्वेशन और इंटरेस्ट रेट की इक्वेशन इस तरह शो करती है कि इंटरेस्ट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू रियल इंटरेस्ट रेट आर प्लस प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन भी इसको कहते हैं और पाए पाए भी इसको कहते हैं। एक्सपेक्टेड पाए का मतलब है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन या प्रॉफिट। ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है किसकी, फिशर की इक्वेशन है। इससे हम इंटरेस्ट रेट का, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन या प्रॉफिट को हम चेक कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, उनका इम्पैक्ट एक दूसरे पे या उनकी कैलकुलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो सर इसमें ये जो पाए है इसकी वही 2 पॉइंट को जो वैल्यू होती है वही लगानी है। नहीं नहीं 574। नहीं नहीं नहीं, ये जो प्रॉफिट है, एक तो ये एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन आप कह लें, पाए ई लिखा हुआ है ना ऊपर, पाए ई, हम्म। आप इसे एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन कह लें। अगर उस तरह नहीं तो ये जो प्रॉफिट होता है ये रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करके निकालते हैं। दो तरीके थे, दो मेथड थे, रेवेन्यू में से आप कॉस्ट को माइनस करके निकाल लें या हम्म। उसी तरह निकाल लें। अब इसकी वजह से एक कॉन्सेप्ट होता है स्टिकी प्राइसेस का। Some insights from macroeconomic theory on desirability of inflation. In as much as prices tend to rise in the long run, economists have observed that prices often exhibit stickiness in the short term. शॉर्ट टर्म में प्राइसेस स्टिक हो जाती हैं, चेंज नहीं होती, रिज्ड हो जाती हैं, बदलती नहीं है। तो स्टिकी प्राइसेस है क्या? स्टिकी प्राइसेस रेफर टू द फिनोमिनन whereby prices do not adjust quickly enough to keep equilibrium between quantity demanded and quantity supplied। यानी आपका जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है और प्राइसेस इस तरह स्टिकी होती हैं वहां पे कि प्राइस नीचे नहीं आती, या अगर नीचे प्राइस है तो ऊपर कॉन्सेप्ट है। नहीं जाती, इक्विलिब्रियम की तरफ मूव नहीं करती। ठीक है। और वो अगर करती भी है तो बहुत मतलब स्लो मूव करती है। इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं स्टिकी प्राइसेस। और ये डिसइक्विलिब्रिया की वजह से होती हैं। डिसइक्विलिब्रिया की कंडीशन के बाद स्टिकी प्राइसेस सम टाइम आती हैं हमारे सामने। पार्ट ऑफ दिस कैन परहैप्स बी एक्सप्लेन्ड बाय मेन्यू कॉस्ट। मेन्यू कॉस्ट समझते हैं कि जब आपने प्राइसेस को रिवाइज करना होता है, प्राइसेस को कम करना होता है या ज्यादा करना होता है, तो जारी बात है प्राइसेस को कम ज्यादा करने के लिए आपकी एक कॉस्ट आती है ना। वो जो कॉस्ट आती है हम उसे मेन्यू कॉस्ट कहते हैं। द कॉस्ट विच अकर्ड in the process of changing prices of your products is called menu cost. The menu cost are those costs a firm must pay in order to change the stated price of their goods they sell। के जो चीजें वो बेचते हैं उनके मेन्यू के ऊपर जो प्राइस लिखी होती है, जब उसको वो चेंज करते हैं, उसको कम करते हैं या ज्यादा करते हैं, उस कॉस्ट को हम मेन्यू कॉस्ट कहते हैं। ठीक है। तो स्टिकी प्राइसेस जो है ये भी इन्फ्लेशन का एक हिस्सा था मैक्रो इकोनॉमिक्स के हवाले से। उम्मीद है कि आपने स्टिकी प्राइसेस को भी देखा और विजिट किया।
अब देखें यहाँ पे एक डायग्राम है। सपोज दैट अ फर्म सेट प्राइसेस एट पी नॉट, यानी मैं स्टिकी प्राइसेस का एक कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं कि जो फर्म है वो प्राइस कहाँ पे डिसाइड करती है, यहाँ डिसाइड करती है ठीक पी है। नॉट पे, वो प्राइस को डिसाइड करती है। एंड अनएंटिसिपेटेड डिफ्लेशन अकर्स इन द इकोनॉमी मेकिंग द एफिशिएंट प्राइस P1। मतलब इस प्राइस के ऊपर आप देखें तो यहाँ पे Q0 पे क्वांटिटी सेल आउट हो रही है, ना कि Q1 पे हो रही है, यानी क्वांटिटी सेल हो ही नहीं रही। ठीक है, P0 प्राइस पे Q0 क्वांटिटी है, तो इसे कहते हैं अनएंटिसिपेटेड डिफ्लेशन। ये डिफ्लेशन है कि चीज इतनी बिक ही नहीं रही, सेल आउट ही नहीं हो रही। तो इसकी वजह से अगर हमने इस डिफ्लेशन से निकलना है या प्रोड्यूसर ने इस डिफ्लेशन से निकलना है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है मेकिंग एफिशिएंट प्राइस P1, तो उसको एफिशिएंट प्राइस का इंतखाब करना पड़ेगा P1 का। जब वो P1 का इंतखाब करेगा तो देखें क्वांटिटी जो थी वो Q0 पे नहीं खड़ी रही, बल्कि कहां पे आ गई, Q1 पे आ गई। आ गई है। क्वांटिटी को ज्यादा सेल आउट कर सकता है, डिफ्लेशन फेज से निकल सकता है। सो फर्म्स कैन पे अ मेन्यू कॉस्ट, लेट्स से Z, टू चेंज देयर प्राइसेस फ्रॉम P0 टू P1। फर्म्स जो हैं वो अगर मेन्यू कॉस्ट पे करें और प्राइसेस को जो है वो चेंज कर दें, लो कर दें, तो जो स्टिकीनेस है प्राइसेस की उसको ओवरकम किया जा सकता है। एज इट हैज बीन शोन इन दिस डायग्राम, फ्रॉम OQ0 टू OQ1 क्वांटिटी डिमांडेड हैज बीन एक्सटेंडेड। ठीक है, जब उसने प्राइस को कम किया तो ये स्टिकी प्राइसेस को और स्टिकी प्राइसेस के रोल को रिमूव करने का एक टूल मैंने आपको बताया। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसे अपने ज़हन में रखेंगे। और आप ये दूसरी वाली डायग्राम देखें यहाँ पे, बाय होल्डिंग प्राइसेस फिक्स, यानी अगर प्राइस को P0 ही रहने दिया जाए, अगर आप उनको फिक्स रखते हैं, तो फर्म लूज पोटेंशियल प्रॉफिट इन द अमाउंट ऑफ C-A। अगर तो वो P1 पे आ जाती, अगर जो फर्म है वो P1 पे आ जाती, तो जारी बात है वो इतनी क्वांटिटी ज्यादा सेल करती, तो जितनी क्वांटिटी ज्यादा सेल करती उतना उसका रेवेन्यू ज्यादा होता। लेकिन वो प्राइसेस को अगर फिक्स रखती, यानी यहाँ पे P0 पे अगर वो अपनी प्राइसेस को रखती है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, C-A, ये C और ये A, C-A, ये जो इतना गैप बन रहा है बी की फॉर्म में, इतना उसको प्रॉफिट अपना लूज करना पड़ेगा। सर ये अगर वो P1 पे क्यों जाती है प्राइस? P1 पे अगर वो प्राइस में प्रोड्यूसर जो डिफ्लेशन है जो है। फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए, हम्म। अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए और डिफ्लेशन से निकलना चाहे, ज्यादा क्वांटिटी सेल करना चाहे, तो फिर उसे P0 से P1 पे आना होगा। लेकिन ऊपर ऊपर जो ये जो चीज है, ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये यहाँ पे ये सपोज किया जा रहा है कि वो P0 प्राइस पे खड़ा है। ठीक है, बाय होल्डिंग प्राइसेस फिक्स, यानी फिक्स का मतलब है कि P0 पे रहे। फर्म्स लूज पोटेंशियल प्रॉफिट इन द अमाउंट ऑफ C-A। तो फर्म्स जो है C से A तक, C पॉइंट से, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है वो लूज करेगी, उसका प्रॉफिट कम होगा। अब अगली बात कि इफ प्राइसेस आर हेल्ड फिक्स, अगर प्राइसेस को फिक्स रखा जाता है, कंज्यूमर्स लूज पोटेंशियल कंज्यूमर सरप्लस इन द अमाउंट ऑफ A प्लस B। तो A से B तक ये जो ट्रायंगल सी नजर आ रही है, ये जिसके अंदर B लिखा हुआ है, ये जो ट्रायंगल नजर आ रही है, कंज्यूमर जो है वो इतना जो सरप्लस या बेनिफिट है वो लूज लूज करेगा कर रही है। अगर प्राइस को P0 पे रखा जाता है, उसे फिक्स रखा जाता है। तो एज सच दी टोटल सोशल लॉस फिर कितना हो जाएगा, C+B हो जाएगा, C+B हो जाएगा, यानी C से B तक जो है, C से B तक इतना लॉस हो जाएगा पूरा टोटल, मतलब प्रोड्यूसर का भी और कंज्यूमर का। आगे एक तजिया दिया हुआ है यहाँ पे येलो इंक के अंदर, आप अगर आप देखें
तो if c plus b greater than z and that z greater than c minus a, like that, तो firms will not pay the menu cost even if society will be better off if they do. यानी सोसाइटी अगर करती है और वो उसमें बेटर फील करती है, तो ठीक है। अब बात ये हो रही है कि ये जो सी से बी तक अगर हम ऐड करते हैं, सी से बी तक, तो ये ग्रेटर होता है हमारे सी से, जी से, या सी माइनस ए से ग्रेटर होता है। तो फर्म जो है वो मेन्यू कॉस्ट पे नहीं करेंगी। द अनएंटिसिपेटेड डिफ्लेशन अनएम्बिगुअसली डिक्रीजेस सोशल वेलफेयर। तो इसकी वजारी बात है, अगर कंज्यूमर प्रोड्यूसर का लॉस हो रहा है तो ये सोशल वेलफेयर का लॉस है ना। तो इस डिफ्लेशन की वजह से सोशल कॉस्ट जो है वो सोसाइटी को वेलफेयर की जो कॉस्ट है वो देना पड़ती है। उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। ना इसके तो बाद ये वाला थोड़ा मुश्किल था ग्राफ सर, लेकिन वैसे ये समझ वाला आ गया। ग्राफ, ये ग्राफ मुश्किल था। हाँ बस इसमें आपने प्राइसेस की स्टिकीनेस को देखना है। हाँ जी। और यहाँ पे सिर्फ ये कहा जा रहा है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कि अगर वो इस प्राइस पे रहता है पी नॉट पे, ठीक है, हाँ जी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी जो क्वांटिटी सेल होगी इतनी होगी, जी। क्योंकि वो P1 पे नहीं आ रहा, प्राइसेस उसने स्टिकी की हुई है। तो इस सी पॉइंट से इस ए पॉइंट तक, यहां से यहां तक वो क्या करेगा, लॉस करेगा, अपने प्रॉफिट को लॉस करेगा, सी माइनस ए। ठीक है, ये जो बी वाला एरिया दिखाया गया ट्रायंगुलर, सी माइनस ए के जितना वो लॉस बियर करेगा। इफ प्राइसेस आर हेल्ड फिक्स यानी स्टिकी, जैसे पी नॉट है, उनको फिक्स रखा जाता है, तो कंज्यूमर लूज पोटेंशियल कंज्यूमर सरप्लस। तो जो कंज्यूमर है उसको भी सरप्लस में वो लूज करेगा इन द अमाउंट ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, यानी ए से बी तक, ए से ए और बी को ऐड करें तो इतना कंज्यूमर सरप्लस अपना लूज करेगा। और टोटल अगर आप सोशल लॉस देखें तो सी और बी दोनों को हम ऐड कर देंगे। ये जो सी और बी आपको यहाँ पे और यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। सर ये हमें पी नॉट और पी वन तो चले गिवन होगा, क्यू नॉट और क्यू वन भी गिवन होगा। नहीं 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 नहीं, ये देखिए ना, आपके पास एक डिमांड कर्व होता है इस तरह नेगेटिव स्लोप का। उसके आप जब अंदाजे कोई से प्राइस बनाते ले, हैं। हाँ, आप जब प्राइस आपको गिवन होती है तो क्वांटिटी उसके सामने डिसाइड हो जाती है। प्राइस को आप कम करके देखें, क्वांटिटी और डिसाइड हो जाएगी। तो जब आप कोई इस इनवर्स इनवर्स ये जो बना हुआ है डी का कर्व जो बना हुआ है, हाँ जी। इसके साथ किसी भी प्राइस को रिलेट करेंगे, क्वांटिटी खुद आ जाएगी। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, आपने एक नेगेटिव डिमांड कर्व बनाना है और एक स्टिकी प्राइस के लिए पी नॉट रखना है और फ्लेक्सिबल प्राइसेस के लिए पी वन रखना है। पी वन पे क्वांटिटी को ज्यादा मतलब खुद ब खुद शो हो जाएगी, लेकिन पी नॉट पे क्वांटिटी क्यू नॉट तक रहेगी, आगे नहीं जाएगी, मतलब इतनी रहेगी, इतनी आगे नहीं जाएगी। ठीक है ना। तो ये आपने स्टिकीनेस ऑफ प्राइसेस के लिए ये ग्राफ शो करना है। इस इस ग्राफ की कंस्ट्रक्शन के साथ साथ आप एक फाइनली जो सेकेंड लास्ट जो ग्राफ है वो ये है कि बाय होल्डिंग प्राइसेस फिक्स फर्म्स गेन प्रॉफिट द अमाउंट ऑफ एफ माइनस डी। अब प्रोड्यूसर की बात हो रही है हाँ जी हाँ जी। कि अगर जो प्राइसेस है वो फिक्स रखती हैं तो जो फर्म्स हैं वो प्रॉफिट गेन करती हैं कितना, एफ से डी को माइनस कर दो। एफ आपको मिस नजर आ रहा है, हाँ जी। और आप ये देखें, आई गोइंग टू इंडिकेट इट, एफ आपको नजर आ रहा है, ये पॉइंट है, जी और जी। डी ये पॉइंट है। एफ में से डी को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इतना सरप्लस आ जाएगा, ई आ इतना गया। प्रॉफिट जो है वो फर्म गेन करेगी। इफ प्राइसेस आर हेल्ड फिक्स तो कंज्यूमर्स गेन कंज्यूमर सरप्लस इन द अमाउंट ऑफ डी प्लस ए। तो जो कंज्यूमर है उसको सरप्लस कितना मिलेगा, डी को ई में ऐड कर दें आप। ठीक है, डी और ई जो है, मतलब ये एरिया और ये वाला एरिया, डी और ई वाले एरिया को ऐड कर देंगे तो ये कंज्यूमर का सरप्लस आ जाएगा।
और अगर आपने टोटल सरप्लस को मतलब टोटल जो गेन हुआ है, सोशल गेन जो हुआ है, तो उसके लिए आप एफ और ई को ऐड कर दें, दोनों को, एफ को और ई को, इन दोनों को, ये ओके। इस एरिया को। सर ये जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है ये हमने खुद से लाइन ड्रॉ की हुई है? मार्जिनल कॉस्ट जो होती है ना वो फिक्स होती है ना इसमें। हम्म। तो ये आपने ड्रॉ की हुई है, ये मिनिमम वो प्राइस है, मिनिमम प्राइस है जो कि प्रोड्यूसर की तरफ से अफोर्ड की जा सकती है। हम्म। ये वो वाली लाइन है, इसे एमसी कहा जा रहा है। जी जी सर, मुझे ठीक है, याद नहीं है। और यहाँ पे नीचे तज्जिया भी दिया हुआ है कि इफ माइनस सी लेस देन एफ माइनस डी, तो फर्म्स विल नॉट पे द मेन्यू कॉस्ट एंड होल्ड प्राइसेस फिक्स, यानी वो फिर ये मेन्यू कहाँ है? कॉस्ट भी पे नहीं करेगी और अपनी प्राइसेस, सारी बात है, उसने प्राइसेस अगर फिक्स रखनी है तो उसके लिए कोई मेन्यू कॉस्ट नहीं होती। प्राइस अगर चेंज करेगा तो मेन्यू कॉस्ट पे करेगा ना, लेकिन वो प्राइस चेंज ही नहीं कर रहा, प्राइसेस तो स्टिकी हैं, तो उसकी वजह से उसे कोई मेन्यू कॉस्ट पे नहीं करनी। अब जी जी। इसमें ये फिलिप्स कर्व जो है, फिलिप्स कर्व आपने देखा है शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में, द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, फिलिप्स कर्व का ये कर्व है, ये शो करता है रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। हम एक्स एक्सिस पे अनएम्प्लॉयमेंट को, वाई एक्सिस पे इन्फ्लेशन को शो करते हैं, और जो फिलिप्स कर्व है वो ऐसे नेगेटिव स्लोप का बनता है। ठीक है, हम्म। इस तरह नेगेटिव स्लोप का ये बनता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट में और इन्फ्लेशन में ट्रेड ऑफ है। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम है, आप इन्फ्लेशन कम कर दें तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ये इनवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन ये शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है। ये क्या है, ये शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है। लेकिन इसी तरह अगर आप इस फिलिप्स कर्व की बात करें तो ये लॉन्ग रन का फिलिप्स कर्व है, और इसमें जो इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन जो है वो चेंज होता जाता है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इन्फ्लेशन की वजह से चेंज नहीं होती, वो वहीं की वहीं रहती है। यहाँ पे देखें, अनएम्प्लॉयमेंट इधर है, हम्म। इन्फ्लेशन कम हो या ज्यादा हो, तो लॉन्ग रन जो फिलिप्स कर्व है वो इस तरह वर्टिकल बनता है। क्या बनता है, इस तरह वर्टिकल। वर्टिकल बनता है। तो दिस वाज व्हाट अबाउट द इन्फ्लेशन इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको हमने अंडरस्टैंड किया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है काइंडली तो आप पूछ लें, अदरवाइज वी हैव टू एंड दिस सेशन। नहीं नहीं, बस सर समझ आ गई मुझे काफी। मुझे जो नहीं आएगी मैं ओके कॉल करके पूछ लूंगी। जी, ठीक है, ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। हाँ सर।